नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल आरबीएससी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक के नाना क्लासेस की पुस्तक का हम रिवीजन करेंगे। आपका एग्जाम है पशु परिचर्या 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक, और आगामी रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, पात्रता के लिए और मेंस एग्जाम के लिए। और बात करूं एग्जाम आरएस प्री की बात करूं और सेकंड ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक रामबाण साबित होने वाली है। तो आप मेरे साथ अच्छे तरीके से रिवीजन करें। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की, राजस्थानी अध्ययन कक्षा 6 की, जिसमें शिव सर द्वारा इसमें वन लाइनर प्रश्न कक्षा 6 की जो है पूरी बुक का वन लाइनर प्रश्न तैयार किए गए, उसका हम रिवाइज करेंगे। कक्षा 6 वन लाइनर कंप्लीट, एक ही क्लास में हम कक्षा 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट अच्छे तरीके से हम रिवीजन करेंगे। आप भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो पहुंच पाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। तो देखते हैं आज के कक्षा 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं। आप पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, आरबीएससी राजस्थान अध्ययन वन लाइनर 6 से 12 तक, क्योंकि आपको पता है अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है और आरपीएससी है, लगभग क्या करता है, इन बुकों से सारा का सारा क्या मैटर उठा रहा है। तो आप हमको इन बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है, रीट के एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है और पशु परिचर के लिए 1 मंथ पड़ा है। तो अच्छी तरीके से हम इसका रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण कक्षा 6 के। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 6। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश की कितने जिलों में हुई? ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा की हम बात करें, ग्रामीण योजना है मनरेगा, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। याद रखना है, डेट आज तो एग्जाम में पूछी जाती है कि मनरेगा की शुरुआत हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2 फरवरी 2006 को कितने देश कितने जिलों में स्टार्ट की गई थी? 200 जिलों के अंदर। लेकिन वर्तमान में अब ये पूरे भारत के अंदर, वर्तमान में पूरे भारत के अंदर स्टार्ट है ये, ठीक है। पूरे भारत के अंदर ये कंप्लीट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ठीक है, मनरेगा, ये आपको याद रखना है। आगे, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? 2008 में, 1 अप्रैल 2008 में। डेट भी याद रखनी है, 1 अप्रैल 2008 में भारत के जितने भी जिले हैं उनमें सभी में ये नरेगा जो है स्टार्ट कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? यानी जो राजस्थान भारत है, इस प्रकार हम बात करें, इस प्रकार भारत है, यहाँ पे है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान जो है इस पूरे भारत के क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 1/10 भाग पर, यानी 10.41% भाग पर क्या है हमारा राजस्थान फैला हुआ है। यानी कितने प्रतिशत भाग पर? 10.41% पर। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बन रहा है। आज कक्षा 6 के अंदर आपको पता है जब स्टार्ट होती है बुक तो राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट जो बेसिक है वो नॉलेज यहाँ पे कक्षा 6 के अंदर दिया हुआ है। फिर स्तर बढ़ता जाएगा कक्षा 8 में, 9 में, 10 में और 11 और 12 के अंदर सारी हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी जो हमारी मैराथन क्लासें होगी हम पूरी कंप्लीट करके ही हम हटेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो। आपको मैं ये पुस्तकें अच्छी तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ठीक है। हम सिंपल सा एक मैप बना लेते हैं। राजस्थान की ये है उत्तर राजस्थान में और ये है दक्षिण, ठीक है। और ये आ गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो इसने कहा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसमें दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है, ये याद रखना है। फिर देखिए, हम बात करें आगे प्रश्न की, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की हम बात करेंगे, टोटल जो स्थलीय सीमा है उसकी हम बात करेंगे 5920 किलोमीटर है। टोटल बात करेंगे तो 5920 किलोमीटर है टोटल, ठीक है।
वो अपने ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी मिलाकर टोटल हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है? हमारे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के साथ ये है हमारी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये क्या है? हमारी रेड क्लिफ रेखा है यहाँ पे, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितनी? 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और सबसे ऊपर का गांव होता है यहाँ पे कोणा गांव। लास्ट का जो गांव है कोणा गांव, ये कहाँ पे है? ये अपने श्री गंगानगर जिले के। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये बक्कासर बाड़मेर तक, लगभग बाड़मेर तक ये सीमा हमारी। तो ये थोड़ा सा इतना याद रखना है, 826 किलोमीटर। और सारी डिटेल आपको बता। आगे नानक क्लासेस ऐप पर आपको आरबीएससी कक्षा 6 से 12 तक की एमसीक्यू क्या मिलेगी? एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रश्नों की। यानी आप रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ, और उसके बाद में ये 100 रुपए की है मात्र। कितने रुपए की है? 100 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 6 से 12 तक के अध्ययन का एमसीक्यू क्वेश्चन बने हुए हैं। आप मेरे साथ पहले रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसका रेपिटेशन कीजिए, यानी क्वेश्चनों को आप बार बार कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपको, प्ले स्टोर से नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, और चैप्टर वाइज जो है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए। अगर आपको कोई पूछना है इसके बारे में, तो आप 76 923 610 और 76 923 611 इस नंबर, दोनों नंबरों से आप संपर्क करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है। जो साथी लंबे समय से तैयारी कर रहा है और तैयारी करना चाहता है, आरएस प्री की है, पटवार की है, रीट की है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको अच्छे तरीके से इस टेस्ट सीरीज का जो है अभी न्यू हमने स्टार्ट किया, उसका अच्छे तरीके से ध्यान। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? हम बात करें राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक जो है खनिज मिलते हैं? तो हमारा आ जाएगा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे हमारे भौतिक प्रदेश है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खनिज उपलब्ध होते हैं। फिर है कि किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? किस त्योहार पर? ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, और ये सीधे के सीधे एग्जाम में इसी प्रकार पूछे। तो गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है अपने आखा तेईस के दिन। किसके दिन? आखा तेईस के दिन गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य है, तो कितना हो जाएगा? 6.78। तो ये है थोड़ा पुराना डाटा है, इस प्रकार के डाटा को आप नए में तब्दील कर सकते हैं। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई? अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरपीएससी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछती है, सीधा देगी, नए पूछती है, चाहे आप चित्रकला से संबंधित हो, चाहे आप सभ्यता से संबंधित हो, पक्का आपको एक प्रश्न नया मिलता है और यहाँ से बुकों से उठाता है। इसमें कहा है कि नाचता हुआ पक्षी और पत्थर की बंदूक, ये कहाँ से मिले हैं? विराट सभ्यता। विराट सभ्यता है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। विराट है जयपुर के, कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ये मौर्य युगीन के जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। मौर्य युगीन के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं विराट सभ्यता के अंदर, ये आपको याद। फिर देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा मॉडल जो रेलवे मॉडल कक्ष बना हुआ है वो उदयपुर के अंदर। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में हुई? याद रखना है आपको। सबसे पूछा जाए कि सबसे दशहरा मेला सबसे बड़ा कहाँ पे लगता है? दशहरा का सबसे बड़ा मेला, का सबसे बड़ा मेला ये लगता है अपने कोटा के अंदर। यहाँ पे कोटा जिले के अंदर लगता है। अब इसने पूछा कि किस शासक के शासन काल की हम बात करें, तो ये हुआ था उमेद सिंह के शासन काल। जब कोटा के शासक थे उमेद सिंह, उस टाइम ये अच्छा जो हम बात करें मेला का उत्सव स्टार्ट किया गया था। यानी तो आकर्षता इस दशहरे मेले को जो पहचान मिली सबसे ज्यादा, वो उमेद सिंह के शासनकाल में मिली, जो कोटा के महत्वपूर्ण शासक थे। उदयपुर के हरियाली अमावस की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की? अब ये प्रश्न पूछा जाता है, हरियाली अमावस, ठीक है, हरियाली अमावस की हम बात करेंगे तो ये फतेह सिंह के शासनकाल में की गई, 1899 ईस्वी की। श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? तो ये चैत्र के अंदर होता है। तो श्री महावीर जी है, श्री महावीर जी कहाँ के हैं? ये करौली के हैं। श्री महावीर जी की बात करें, श्री महावीर जी, श्री महावीर जी की हम बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है करौली के अंदर। और हम बात करें तो इनका जो मेला है वो कब भरता है? चैत्र के अंदर भरता है।
कब? चैत्र के अंदर बढ़ता है। ये डिटेल आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छे तरीके से हम इसका रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है मेरे साथ में, और डेली हम इसका रिवाइज करेंगे। आगे देखिए, विराट का वर्णन किस यात्री ने किया था? सबसे पहले हम बात करें, हवेंद्र सिंह जो है विराट सभ्यता के अंदर भी आए हुए थे। हम बात करें तो अभी जो हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं, वन लाइनर प्रश्न है पढ़ रहे हैं, वन लाइनर है। अभी इसकी हम बुक निकालेंगे, कौन सी? एमसीक्यू बुक निकाल, एमसीक्यू। पहले हमने वन लाइनर निकाली, लेकिन कुछ साथियों की डिमांड है कि सर एमसीक्यू की निकाले, ताकि हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो हम अभी हाल ही में तैयार हो रही है, तो कुछ दिनों में जो है आपको एमसीक्यू बुक भी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, सूरसन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो ये बयाना की प्रशस्ति है, उसके अंदर सूरसेन ये महाजनपद था। आपको पता है महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद थे, ठीक है। और 16 महाजनपद में ये सूरसेन महाजनपद था। 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलती है। बृहद संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? तो युद्धेय प्रदेश, युद्धेय से उनकी जो है बृहद संहिता के अंदर पतन का वर्णन मिलता है। फिर है, कसवां अभिलेख किस जिले में है? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कसवां का अभिलेख किस जिले में है? ये है कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर है। कसवां जो स्थान है वो कोटा के अंदर है वैसे, और कसवा का अभिलेख भी कहाँ पे? कोटा में है। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये है कालीबंगा सभ्यता से। किससे है? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता है हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। फिर आपसे पूछ ले नदी कौन सी आ जाएगी? तो घग्गर नदी आ, घग्गर नदी के ऊपर स्थित है हनुमान ये कालीबंगा सब। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। बंगा का पंजाबी में क्या कहते हैं? बंगा चूड़ियां कहते हैं। फिर बात करें, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ पे, जूते हुए खेत के साक्ष्य। आपसे पूछा जाए कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। और पूछा जाए, अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी, अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। खोज की बात करें अमलानंद घोष जी के द्वारा। तो ये कालीबंगा सभ्यता आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे। पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी थी? तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी थी? इसने पूछा है। एक तो है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अंदर है सीकर जिला, वहां पे है गणेश्वर। उसके बाद इसने कहा कि गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली गणेश्वर सभ्यता कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? ये है सीकर जिले के अंदर। कहाँ पे है? सीकर जिले के अंदर। ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता एक प्रकार की, और किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा कांतली नदी पर है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? कांतली नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? देखो ये है बेराट से। कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता, जयपुर से त्रिरत्न चक्र के चिन्ह है, चिन्ह बने हुए हैं युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? बेराट सभ्यता से, ये याद रखना है। भारतीय महामरुस्थल का भाग है, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है भारतीय महामरुस्थल की हम बात करें, राजस्थान के अंदर जो इस प्रकार के जिले हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, तो ये सारे मरुस्थल के क्षेत्र। नांदसा अभिलेख किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर है। पहले हमने बात की कसवा अभिलेख की। कौन सा? कसवा अभिलेख। कसवा अभिलेख कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। कसवा अभिलेख है कोटा के अंदर। एक और आ गया हमारा नांदसा अभिलेख। कौन सा? नांदसा अभिलेख है भीलवाड़ा के अंदर। नांदसा अभिलेख है भीलवाड़ा के अंदर। एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बन रहा है और उठाया भी जाता है। फिर किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जाती है? तो बिसलपुर से। किस परियोजना से? बिसलपुर बांध परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक के क्षेत्रों को जलापूर्ति करवाई जाती है। दूध तलाई झील किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। दूध तलाई झील की हम बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। आगे बात करें, उदयपुर शहर से संबंधित झील कौन सी है? अमरकुंड झील। कौन सी? अमरकुंड झील। और बांदला मगरा और रुंडेला तालाब है यहाँ के अंदर, उदयपुर के अंदर ये सारा। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है मुर्गी पालन। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है? 108। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर है 108 पर हम कॉल कर सकते हैं। देश में उपलब्ध
जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में है? तो 1% भाग पर क्या है? राजस्थान के अंदर जल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? यह है सवाई माधोपुर की। याद रख लेना। सुख सागर की बात करें तो तालाब, और काला सागर तालाब कहाँ पे है? ये है अपने सवाई माधोपुर। ठीक है। मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में है? ये पाली के अंदर है। किस जिले के अंदर है? हेमावास और ये मुथाना और दांतीवाड़ा, ये सारे के सारे अपने पाली जिले के अंदर है। कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। सेनापानी तालाब किस जिले में है? सेनापानी तालाब ये है चित्तौड़गढ़ में। याद रख लेना भाई, अच्छा प्रश्न है। सेनापानी तालाब कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। सरेरी, खारी, मेजा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, मैं यहाँ से बता देता हूँ मेजा बांध के बारे में। पहली बात तो मेजा बांध है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है मेजा बांध। और ये किस नदी पर है मेजा बांध? नदी आपसे पूछे जाए, कोठारी नदी पर है। कौन सी? कोठारी नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जाता है। मेजा बांध कहाँ पे है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। ये प्रश्न सीधा का सीधा बार बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे पद्मनी बांध की है, मुरालिया तालाब किस जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अच्छे प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। पद्मनी बात करें, वानकिया और मुरालिया तालाब किस जिले में स्थित है? ये अपने हैं चित्तौड़गढ़ जिले के। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आगे देखिए, हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरडा, रिडोला तालाब किस जिले में है? ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कौन कौन सा देखिए, रिवाइज करते हैं। हिंडोली, हिंडोन सिटी हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरडा और रिडोला तालाब किस जिले में है? ये बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है। बागोलिया तालाब किस जिले में है? उदयपुर के अंदर है। बागोलिया तालाब की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है। दाजली है, अचलावदा है, कांकथली है, तेज सागर है, गंदेर है, खेरोट है। रायपुर तालाब किस जिले में है? ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? सारे के सारे दाजली, अचलावदा, काकथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। गढ़सीसर झील कहाँ पे है? अभी जैसलमेर में, ये पूछी जाती है अभी। गढ़सीसर झील, पूज झील, ये सारी के सारे कहाँ पे है? जैसलमेर जिले के अंदर है। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करोगे तो हमें भी थोड़ा साहस होगा कि बच्चे देख रहे हैं, हम थोड़ा जो मत्थापच्ची कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट मिल रहा है। आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें पता चल जाता है कि इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चे हम फ्रेंड्स है पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको लाइक शेयर जरूर करना है। एडवर्ड सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर के अंदर है। याद रख लेना भाई, एडवर्ड सागर झील, एक जैसलमेर की बूझ झील आ जाएगी, ये भी आपको याद। कौन सी? बूझ झील कहाँ पे है? ये भी जैसलमेर। एक हो गई गढ़सीसर झील, एक है बूझ झील, ये जैसलमेर में है। फिर हम बात करेंगे एडवर्ड झील सागर जो है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। एडवर्ड सागर डूंगरपुर के अंदर। नागतलाई, दुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? ये करौली के अंदर है। अब जीके है ना, आप अच्छी तरीके से अगर इसका मेरे साथ रिवाइज करते हो ना तो जीके लगभग आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तभी ये क्वेश्चन याद होंगे आपको। अजीत सागर बांध किस जिले में है? ये झुंझुनू के अंदर है। अजीत सागर की हम बात करेंगे, ये झुंझुनू जिले में है। जय सागर, विजय सागर किस जिले में है? ये अलवर के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि जय और विजय सागर दोनों कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। अजीत सागर बांध कहाँ पे है? यह है झुंझुनू। ये नागतलाई भी पूछा गया अभी। नागतलाई कहाँ पे है? करौली के अंदर है। प्रताप सागर झील किस जिले में है? जोधपुर में है। अभी प्रताप सागर झील की बात करें तो ये जोधपुर जिले के अंदर है, प्रताप सागर झील। फिर है कि छापवाड़ा झील कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। फिर है कि 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने। किसने करवाया था? जोधा के द्वारा 1520 में जोधपुर में नाड़ी का निर्माण करवाया गया। अब इसमें देखो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट है, जैसे छापवाड़ा झील है तो इसके बारे में जिला दिया हुआ है। जैसे जैसे हम कक्षा 7, 8, 9 में पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी पूरी डिटेल आ जाएगी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते जाएं। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। देखो, अब पूछा जाए कि अपराजित परीक्षा ग्रंथ है, उसमें बावड़ियों के प्रकार बताए हैं कितने? 4। स्वरूप सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में, ये बहुत बार पूछा गया है। स्वरूप सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है।
वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया गया है? तो वो है खड़ीन। ठीक है, और खड़ीन जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र। याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया है कि परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली निम्न में से नहीं है या है, ऐसा पूछा जाता है बार बार। ये खड़ीन आपको याद रखना है। 1660 में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है? ये जोधपुर के अंदर है। देखो कौन सा है? महामंदिर मंदिर। ये महामंदिर पूछा जाता है, ये झालरा का प्रसिद्ध है, लेकिन है कहाँ पे? जोधपुर के। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास संस्था तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था सौंपा गया था? 2010 के अंदर। ठीक है, सौंपा गया था। तालाब सही कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में। ये पूछा गया अभी, नोटेड कर लेना, तालाब सही पूछा गया अभी। तालाब सही जो है कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। कालख सागर झील कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। फिर एक नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। ये वापिस क्वेश्चन आ गया। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? 2009 के अंदर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया और अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया गया था? मातृभूमि। ठीक है, रेल मंत्रालय ने किस नाम से? तो मातृभूमि ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। इस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू हुई 1984 के अंदर। याद रख लेना, महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1984 के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट L1 की, रीट L2 की, कोई भी परीक्षा है, आपको अच्छे तरीके से इसका करना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999। और अपॉइंटेड कर लेना, पक्का प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। डेट याद रखनी है, राजस्थान महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। आगे, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित किया गया? धारा 3 के अंदर वर्णित किया गया है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना जो अधिनियम 1999 है, वो किस धारा के तहत? धारा 3 के अंदर किया गया और 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन है। राज्य महिला आयोग का गठन है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की, ये हो गया हमारा प्रश्न 3 है। राज्य महिला आयोग की संरचना बताइए। इसमें एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। जो राज्य महिला आयोग है उसमें एक तो एक सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य, टोटल 4 व्यक्ति हो गए। 4 सदस्यों में से एक SC या ST तथा एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होती है। अब जो साथी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें ना, वहां पे पॉलिटी के स्पेशल टॉपिक है। ये महिला आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, तो पक्का यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है और ये भी इसी प्रकार विशेषता से पूछता है। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब हुआ? 2007 में। कब? 2007 में राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन किया गया था। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? ये की गई जिला कलेक्टर। क्या है कि जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर की अध्यक्षता में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में। ये आपने राजस्थान पुलिस में बार बार पढ़ के एक बार पढ़ लिया होगा, लेकिन अब सिलेबस को हटा दिया गया है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया 2005 में, लेकिन ये बना 2005 में, लेकिन लागू जो है 2006 में किया गया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है, जो घरेलू हिंसा करते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए स्पेशल ये बनाया गया 2005 में, लेकिन इसे 2006 में इसे पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? तो ये है 11 से 18 वर्ष तक किशोरी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई? 2009-10 में की गई थी। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। ठीक है, कहीं भी पूछा जा सकता है ये। 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के 7 जिलों में शुरू हुई थी। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर के अंदर महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के 7 जिलों में स्टार्ट की गई थी 1984 के अंदर।
पहला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1997-98 में। अच्छा प्रश्न है भी, ये बहुत जो है लंबे समय से चल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप के अंदर कुछ महिलाएं आप जुड़ जाती है, और वो क्या है, जितनी भी पेमेंट होती है, मतलब जैसे 20 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं डेली के 20-20 रुपए जमा करवाएंगी, या हफ्ते में या 5 दिनों के अंदर 100 रुपये, जो भी किस्त आप। उसके बाद में मान लीजिए आप 20 व्यक्ति हो और 20 व्यक्ति में से आपको एक व्यक्ति को हेल्प चाहिए, तो वो क्या है, बैंक क्या है उनको ऋण देती है, पैसे देती है, और उन पैसे पर क्या नहीं लगता है, ब्याज नहीं लगता है। ब्याज नहीं लगता है। जैसे आप 20 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति में से आपने 20-20 रुपए इकट्ठे किए और खाते में चले जा रहे हैं वो धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत है, तो वो उनको निकलवा कर वो अपनी किस्तें बांध लेगा, फिर वो क्या है, पैसे समूह द्वारा धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे उसके। तो जैसे मान लीजिए आपने 30,000 रुपये बैंक से लिए हैं, तो इस 30,000 रुपये पर आपका कोई ब्याज का। तो इस प्रकार ये जो है महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाएं इकट्ठी होकर इन सहायता में जुड़ सकती है। एक ग्रुप बनाकर 20 महिलाएं अपना काम कर सकती है, वो धीरे धीरे पैसे अपने बैंक में खाते में जमा करवा सकती है एक ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद में वो जिस महिला या व्यक्ति महिला को जरूरत है, वो पैसे एक को निकाल कर दे सकती है। तो ये स्वयं सहायता है। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की योजना कब हुई? 2005 में। याद रख लेना, ये पूछा जाता है अभी। अमृता जो है पुरस्कार है, अमृता पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011 के अंदर। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत जो है योजनाएं चला रही है। ये बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की भी योजना। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल क्या क्या है, देखिए। एक तो कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव होगा। बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति होगी। हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना है, और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ये इसके 5 सूत्र हैं। ठीक है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। 26 किस्म के, देखो कितना गजब का प्रश्न है और पूछा जा सकता है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। पोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था, योदेय जनपद था। कौन सा? पोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? ये होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से विशाख कृष्ण द्वितीय तक चलता है। श्री महावीर जी का मेला जो करौली के अंदर लगता है, ये चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर, एकादशी यानी 11 से लेकर विशाख कृष्ण द्वितीय तक लगता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। याद रख लेना, पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? 1874 के अंदर। पहाड़ को किस शताब्दी में आघाटपुर कहा गया था? 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर। और ये आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसी आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट या आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है। आहड़ सभ्यता की याद रखना है, उदयपुर के अंदर है, ताम्रवती नगरी कहते हैं, और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुख्य हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्षत्रप शब्द का। विश्वेश्वर विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? तो मारवाड़ का। मारवाड़ का इतिहास लिखने वाले कौन थे? विश्वेश्वर नाथ रेऊ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक की बात करेंगे तो जैसलमेर, और न्यूनतम की बात करेंगे चूरू के अंदर है। याद रख लेना भी। सम्राट अशोक का भारभू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? बिज्जक की डूंगरी से। और बिज्जक की डूंगरी ये जयपुर के अंदर है, और यहाँ से अशोक का भारभू शिलालेख मिला है, जो प्रमाण मिलते हैं कि इसके विराट सभ्यता के अंदर मिलते हैं। वहाँ पे विराट सभ्यता के अंदर मिलते हैं। ये बिज्जक की डूंगरी है, भीम की डूंगरी है, गणेश की डूंगरी है, 3 नाम आते हैं। 7 अग्नि वेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ब्याना का प्राचीन नाम क्या था? सिरिपंथ था। फिर हम बात करेंगे बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच है 900 मीटर। ठीक है। तो ये 100 प्रश्न थे। कितने थे? 100 प्रश्न थे, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। कक्षा 6
ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। जितने प्रश्न बन रहे थे एकदम एक एक प्रश्न एक एक लाइन से निकाल दिया गया है। तो ये 100 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। आप अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कर पाएंगे। और कल हम लेकर आएंगे कक्षा 7 की बात करेंगे। कल हम जो बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास क्लास हम बात करेंगे 7 की। ठीक है, क्लास 7 की हम बात करेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा बनता है तो हम इसको 2 पार्टों में कर लेंगे। उसके बाद हम पार्ट में धीरे धीरे चलते जाएंगे ताकि हम अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ सकें। अगर हम वीडियो बना देंगे, कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनाएंगे, तो वो नज़ारा नहीं आएगा और पढ़ने का मज़ा भी नहीं होगा, लंबी क्लास हो जाएगी। आप लगभग 30 से 40 या 35 या 45 मिनट का टाइम बहुत अच्छा होता है और अच्छी तरीके से ये भी होना चाहिए। 45 मिनट का ही टाइम होना चाहिए क्लास का, जिस प्रकार स्कूलों के अंदर चलता है। तो कल हम कक्षा 7 की हम बात करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 8, 9, 10 को पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई थी वो ले लेना, नानक क्लासेस ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और डेली हम इसका रिवाइज करेंगे। जो साथी रेट है, L1 है, L2 की है, पशु परिचर एग्जाम के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि है ये। यहाँ से पक्के सीधे के सीधे प्रश्न उठेंगे। सेकंड ग्रेड है आरपीएससी की, फर्स्ट ग्रेड है, चाहे आप कोई भी आरएस प्री की है, पटवार की तैयारी करने लग गए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF मिलती है। जय हिंद।